जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम समास के जो भेद हैं, समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं, उनकी परिभाषा तथा उदाहरण क्या है उनको पढ़ेंगे। हमने अगले वीडियो में, जो हमारा अगला वीडियो था, उसमें हमने समास की परिभाषा, उनके भेद कितने होते हैं तथा समास के जो भेद हैं उनको हम किस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं, हमने उसमें ट्रिक भी देखा है कि ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। तो जिनको भी देखना हो वीडियो समास की परिभाषा तथा उनकी जो भेद है, उनके नाम याद करने की ट्रिक, तो वो हमारे चैनल श्रेयगुप्ता एजुकेशन पर जाकर देख सकते हैं। जो समास है उनकी परिभाषा तथा उनके भेद, उनका याद करने ट्रिक के माध्यम से, तो आप जाकर देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि समास के भेद कितने हैं, समास के 6 भेद हैं, तो उनकी परिभाषा तथा उदाहरण क्या है। हमने इस वीडियो में ऐसे लिया है कि पहला दूसरा ना करके हम जो हमें थोड़ा टॉपिक, जो समास है, जो भेद है, वो जो थोड़े सरल है, तो उनको हम पहले पढ़ ले रहे हैं। उसके बाद जो थोड़ा हल्का सा टफ है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पर हल्के फुल्के हैं, तो उनको हम इसके बाद देखेंगे। आइए देखते हैं आइए देखते हैं द्वंद्व समास। जो द्वंद्व समास है, इसकी परिभाषा क्या है, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि जिस समास में कोई भी समास हो, जिस समास में दोनों पद, यहाँ पर हम जो पद है इसको पद कहें या शब्द कहें, दोनों बात एक ही है। हम यहीं पर परिभाषा में पद न लिखकर शब्द लिखें तो भी वही बात है, पर अगर हम मतलब यहाँ पर पद लिए या शब्द लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही नॉर्मल से बराबर है। चाहे हम पद को ही शब्द बोलते हैं, शब्द को ही पद बोलते हैं, चाहे जो लोग, तो दोनों पद, जो दोनों शब्द है वो प्रधान हो, यानी कि दोनों पद प्रधान हो तथा उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वो समास जिसके दोनों पद, आगे और पीछे के जो दोनों पद हैं, दोनों शब्द हैं, वो प्रधान हो, उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। परिभाषा हमने देखा, उदाहरण देखते हैं क्या है। तो जैसे मार पीट, माता पिता, दिन रात आदि, इसके अलावा आदि भी है। तो इनको, इसमें देखिए जो दोनों पद हैं, या कौन कौन से पद हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 पद है, पहला है ये है तथा दूसरा ये है। अब इन दोनों में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है कि हम ऐसा कहें कि पहला पद प्रधान है तथा दूसरा पद प्रधान नहीं है। ये प्रधान है, पहला पद प्रधान होता है, ऐसे द्वंद्व समास में ऐसा नहीं है। द्वंद्व समास के जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान, दोनों पद प्रधान हो उसे समास कहते हैं। यानी कि इस समास में जो दोनों पद है, दोनों पद ही प्रधान है। हम ये कह के भूल नहीं सकते कि पहला वाला प्रधान है कि दूसरा वाला प्रधान है, तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं हो सकते। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अब इन दोनों में दोनों जो पद हैं ये प्रधान है, मतलब कि ये दोनों कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, दोनों आपस में ही, दोनों एक दूसरे से बड़े, मतलब कि बराबर है, दोनों भी बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है। तो मार पीट, माता पिता, दिन रात इत्यादि, इसके अलावा भी जो उदाहरण है, तो हम यहाँ पर बस 3 लिए हैं। उसके बाद जो द्विगु समास है, द्विगु समास देखते हैं। द्विगु समास क्या है, तो जिस समास का पहला शब्द, यहाँ पर देखिए जिस समास का पहला पद, हम यहाँ पर दोनों पद है तथा यहीं पर शब्द भी है। परिभाषा में हमने अलग अलग लिया है थोड़ा। तो जिस समास का पहला शब्द संख्या को बताता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी कि जो द्विगु समास है, इसमें क्या है, इसकी खासियत है कि जो द्विगु समास होगा, उस समास का जो पहला पद होगा, पहला शब्द होगा, वो क्या होगा कि वो संख्या को बताता होगा। मतलब उसके पहले जो उसका पहला शब्द होगा, जो शब्द है उसका पहला शब्द होगा, तो उसमें वो क्या करेगा कि संख्या को बताएगा। संख्या हम जानते हैं कौन कौन सी संख्या होती है, संख्या हम जानते हैं नॉर्मल से, तो वो जो संख्या होती है उन्हीं को अपने जो शब्द होगा उसी में दर्शाएगा तथा बताता है कि उसमें संख्या है कुछ भी। अब चाहे जो संख्या हो, तो उसे द्विगु समास कहते हैं, वो द्विगु समास कहलाते हैं। यानी कि जिस समास का पहला पद संख्या को बताता है उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, वो द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण क्या है, देखिए जैसे त्रिभुवन, यानी कि त्रिभुवन, 3 भवन, त्रिभुवन मतलब कि चौराहा देखते हैं। चौराहा क्या है, तो चौराहा जो राह होती है, रास्ता होता है, सड़क होती है, तो वो जहां पर 4 सड़क एक ही जगह मिलती है, यानी कि एक जगह से चार तरफ
4 साइड में सड़क जाती है, उन्हें चौराहा बोलते हैं। हम कहीं कहीं पर देखते हैं कि चौराहा होता है, तो वो चौराहा है। चतुर्भुज, जिसके 4 भुज होते हैं, चतुर्भुज इत्यादि जो है, त्रिभुवन, चौराहा, चतुर्भुज इत्यादि जो है द्विगु समास के उदाहरण है। द्विगु समास में उसकी खासियत बात है कि इसका जो पहला जो पद होगा, जो पहली संख्या शब्द होगा, वो संख्या होगी, कोई भी संख्या होगी वो संख्या को बताएगा कि इतनी संख्याएं हैं इसमें। इसके अलावा पंचवटी बहुत सी जो होती है उदाहरण है, जैसे है उदाहरण है, तो देखते हैं और जो समास है उनकी परिभाषा तथा उदाहरण। आगे दोस्तों देखते हैं कि अव्ययीभाव समास और बहुब्रीहि समास की परिभाषा तथा उदाहरण क्या है, जो हम देख रहे थे। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास तथा बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास हम इसके बाद देखेंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं कि कर्मधारय समास की परिभाषा, जिस समास में एक पद विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि जिस समास में एक पद, जो पहला पद है वो विशेषण होता है। विशेषण क्या है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष्य क्या होता है, जो विशेष है ये क्या है, तो जिस संज्ञा और सर्वनाम, जो संज्ञा और सर्वनाम है जिसकी विशेषता बताए जा रहे हैं, जो विशेषण है जिसकी विशेषता बताता है, तो जो चीज है, जो संज्ञा और सर्वनाम वो है, उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि जिस चीज की विशेषता बताई जाती है, जिस चीज की विशेषता विशेषण बताता है, उसे विशेष्य कहते हैं। वो कुछ विशेष है, कुछ है, तो उसी की विशेषता बता रहे हैं। तो देखते हैं उदाहरण, या उदाहरण से, जैसे महादेव, जो देवों के देव महादेव है, ये जो देव है, तो इनकी विशेषता बताई जा रही है कि जो ये इनके, देखिए इनके एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी कि जो देव है ये विशेष्य है और जो महा है ये विशेषण। ये बताया जा रहा है इसमें कि जो देव है वो महादेव है, मतलब कि बहुत देवों के देव है, उनको महादेव कहा जाता है। जो देवों के देव है वो महादेव है। तो यहाँ पर शिव जी यानी कि महादेव पर एग्जाम्पल जो है वो है, तो महाआत्मा, जो महात्मा है, तो जो आत्मा महान है, यानी कि जो आत्मा है वो महान है, तो एग्जाम्पल क्या है, महात्मा, जो आत्मा है वो महान है, तो महात्मा। आम्र वृक्ष, जो वृक्ष है वो आम का है, यानी कि जो वृक्ष है वो आम का है, आम्र वृक्ष है आदि। इसके और भी एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पर जो लिए हैं यही है, इसके और भी एग्जाम्पल है जो हमने नहीं लिया है। तो एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, हम कितना एग्जाम्पल लेके देखें, तो 2-3 एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। देखते हैं बहुब्रीहि समास की परिभाषा। बहुब्रीहि समास क्या है, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अलग से शब्द आकर प्रधान बनता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि जिस समास का कोई भी पद, जिस समास का कोई भी पद यानी कि कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, उसमें कोई प्रधान नहीं होता, बल्कि अलग से, उसके अलावा जो अलग से शब्द आकर प्रधान बनता है, यानी कि कोई शब्द अलग से आकर प्रधान बनता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहलाता है वो समास, बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो फिर से देखते हैं, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अलग से शब्द आकर प्रधान बनता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा देखिए, एग्जाम्पल जो है, जैसे एग्जाम्पल में है दशानन। दशानन मतलब कि हम दशानन के नाम से किसको जानते हैं, तो हम जानते हैं कि रावण को दशानन कहते हैं। तो आनन, जो 10 तथा आनन, जिसके 10 मुख हो, आनन मतलब मुख, जिनके 10 सिर हो, 10 मुख हो, वो कौन है। तो यहाँ पर एक अलग से शब्द आता है, कहाँ है, बल्कि अलग से शब्द आकर प्रधान बनता है, एक अलग से शब्द आकर प्रधान बनता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द आ रहा है वो रावण है, यानी कि जिसके 10 सिर है, यानी कि जो आनन है, मुख है वो 10 है। उसके अलावा देखिए लंबोदर, जिसका सबसे बड़ा उदर, यानी कि जो पेट है, जिनका सबसे बड़ा पेट है,
उनको क्या कहा जाता है, तो लंबोदर किसको कहा जाता है, लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है, गणेश जी को, तो उनको लंबोदर कहा जाता है। क्या यहाँ पर भी देखिए कि जो तीसरा शब्द निकल के आ रहा है, यहाँ पर जो पहला पद है तथा दूसरा पद, इसको प्रधान ना मानते हुए जो एक अलग से शब्द आ रहा है इन दोनों से, उनको प्रधान माना जाता है। नीलकंठ, नीलकंठ यानी कि जो नीलाकंठ है वो किसको कहा जाता है, तो नीलकंठ महादेव जी को कहा जाता है, शिव जी, तो उनको नीलकंठ कहा जाता है। तो जो उनका कंठ है वो नीला है, यानी कि उनको महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। यहाँ दोनों शब्द जो है ये प्रधान नहीं है, बल्कि इनसे जो शब्द बनकर आ रहा है, जो प्रधान शब्द बन रहा है वो प्रधान कहलाता है, वो प्रधान होता है। तथा ये बहुब्रीहि समास है, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है बल्कि अलग से शब्द आकर प्रधान बनता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आइए देखते हैं अव्ययीभाव समास तथा तत्पुरुष समास कौन कौन से हैं, उनकी परिभाषा और उदाहरण। आइए दोस्तों देखते हैं अव्ययीभाव तथा तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है, देखते हैं। तो ये दोनों जो समास है इनकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। अव्ययीभाव समास, पहला है अव्ययीभाव समास, तथा ये हम पांचवा वाला देख रहे हैं, पांचवा भेद समास का। जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास का जो परिभाषा है बहुत सिंपल सी है, जिस समास का पहला पद है वो अव्यय हो, यानी कि अव्यय हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे नोट में हम क्या देखेंगे, हम उसमें पहचानेंगे कि कैसे कि वो अव्ययीभाव समास है, यानी कि अव्ययीभाव समास है। हम उसको जो उदाहरण है उनको कैसे पहचानेंगे कि ये अव्ययीभाव समास है। तो देखते हैं, उदाहरण के लिए नोट है, जो पहचान करनी है उसके लिए कि हम उसको किस प्रकार पहचान कर सकते हैं, उसकी पहचान किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस समास का पहला पद, जो पहला पद होगा उस शब्द का, उस उदाहरण का, तो पहला पद प्रति, यथा, आ, इन सब से आदि से शुरू हो रहता है, यानी कि इन सब से शुरू रहता है। ये प्रति, यथा, आ से आदि से शुरू रहता है, तो उसे हम इस प्रकार पहचान सकते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे कि यथाशक्ति, जो हम उदाहरण है यथाशक्ति, प्रतिदिन, आमरण, ये उदाहरण है, प्रतिदिन, आमरण, यथाशक्ति, ये उदाहरण है जो इन शब्दों से, जो नोट में शब्द हैं उनसे शुरू हुए शब्द हैं। इनसे हम पहचान कर सकते हैं कि जो हमने देखा जो उदाहरण है वो कौन सा समास है, समास के उदाहरण में कौन सा समास है, तो वो अव्ययीभाव समास है। आइए तत्पुरुष समास क्या है देखते हैं। तो तत्पुरुष समास, जिस समास का अंतिम पद, जो इस समास का जो अंतिम पद होगा वो प्रधान होगा, यानी कि वो पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि जो तत्पुरुष समास है उसका जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नोट में क्या है कि का, के, की, में, पै, पर, से, के लिए, इतने जो शब्द हैं तो उनका उपयोग, यानी कि उनका अर्थ में उपयोग हो, इन शब्द का, जो ये नोट में शब्द हैं, इन सब शब्दों का जो हम अगर उनके तत्पुरुष समास जो है समास है उसका उपयोग करें, मतलब उसका अर्थ निकाले, तो जो समास है उसका क्या होगा, उपयोग होगा। जो समास, देखिए जो नोट में शब्द है इन शब्दों का उपयोग हो। अगर हम तत्पुरुष समास के जो उदाहरण है, जो समास, मान लीजिए कोई जिस समास का अंतिम पद, मतलब तत्पुरुष समास, अगर ये उदाहरण है तो ये एक समास है। जो राजपुत्र है ये एक समास है, तो इसका अगर हम इसका अर्थ निकाले तो इसका अर्थ निकालने में इनमें में से जितने भी शब्दों का उपयोग हो रहा है, अगर वो उपयोग हो इन शब्दों का, उस समास का अर्थ निकालने में उपयोग हो, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इन शब्दों का उपयोग होता है उनके अर्थ निकालने में, उनका अगर हम अर्थ निकाल रहे हैं तो इन जो ये शब्द है इनका उपयोग होगा। अगर हो रहा है उपयोग तो वो तत्पुरुष समास होंगे। देखिए जैसे कि राजपुत्र, यानी कि राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, जो राजपुत्र है ये राजा का पुत्र है। दानवीर, जो दान
यहाँ पर दूसरा जो पद है ये प्रधान है, क्योंकि ये जो पुत्र है ये राजा का पुत्र है, पुत्र राजा का है। वीर कौन है? जो दान देता हो, जो दान में वीर हो वो वही वीर है। तो यहाँ पर जो दूसरा शब्द है वो प्रधान है। स्वर्गवास, स्वर्ग का वासी, यानी कि स्वर्गवास हो जाए या स्वर्ग का वासी, तो ये उदाहरण है, जो अर्थ है जो तत्पुरुष समास के। आई होप आपको समझ में आया होगा कि समास के जो भेद है 6, उनकी परिभाषा और उदाहरण क्या है। तो हमने इस वीडियो में पूरा देखा 6 जो समास के 6 भेद है, उनकी परिभाषा तथा उदाहरण। ये हमारे एग्जाम में जो हिंदी का एग्जाम होता है तो उनमें आ सकते हैं कि समास के परिभाषा, उनके जो भेद है उनके नाम, या जो भेद है उनकी परिभाषा और उदाहरण आ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो उनके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। आप पढ़ के पहले से पढ़े रहेंगे तो आपको जानकारी रहेंगी, तभी आप लिख पाएंगे, वरना आपको लिख नहीं पाएंगे, एग्जाम में नंबर कटेगा और क्या। तो उसके लिए तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। तो हमने समास पढ़ा, जिसको भी समझ में आया होगा कि समास किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा तथा जो भेद है उनकी परिभाषा क्या क्या है, ये सारे हमने पढ़े हैं। ये मोस्टली एग्जाम में, हिंदी व्याकरण के एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, यहाँ से बन जाते हैं। तो जिनको भी समझ में आया, अगर आपको समझ में आया हो कि समास के जो भेद है, इनकी परिभाषा, उदाहरण, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही नए टॉपिक के साथ जानकारी, एक नए टॉपिक की जानकारी लेते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।